Welcome, this is my YouTube channel, and here in this video I'm going to talk about the unit 3 of the chemistry of the class 9, that is the atomic structure. and इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो मैं डिस्कस करूंगी जो कि है atomic structure. अच्छा, atomic structure की अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं, दी कॉन्सेप्ट ऑफ द atomic model. जो एटॉमिक मॉडल है उसका जो कॉन्सेप्ट है इवॉल्व ओवर टाइम एज आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर डिपेंडेंट थ्रू एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड थ्योरेटिकल एडवांसेस. मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती रही, एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुई और थ्योरेटिकल कुछ एडवांसेस होती रही, थ्योरी में भी कुछ ना कुछ तब्दीलियां होती रही. जब उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, एक्सपेरिमेंट्स बहुत बेहतर तौर पे हो गए, बहुत ज़्यादा बेहतर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके थे और थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की हो गई, तो जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो तब्दील होता रहा. ठीक है, इवॉल्व होता रहा टाइम के साथ साथ. मतलब वो हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ द एटॉमिक मॉडल है, जो एटॉमिक एटम का एक मॉडल होता है कि एटम किस तरह का होता है. ठीक है, एटम का जो मॉडल है, मतलब एक एटम है आपके पास, तो एटम किस तरह का होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा तब्दील होता रहा है. पहले शुरू में कुछ था, फिर बाद में कुछ 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 और तब्दील होता रहा है. इसी तरीके से हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी तब्दीली आती रही. वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा था, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, थ्योरेटिकल एडवांसेस, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड कर रही थी. सेवरल इम्पोर्टेंट मॉडल्स ऑफ द एटम हैज़ बीन proposed through history. Several important models of the atom. एटम के जो important models हैं, एटम के जो several important models हैं, हैज़ बीन proposed throughout history. के अंदर बहुत ज़्यादा एटम के मॉडल्स जो हैं वो प्रपोज होते रहे. मतलब पास्ट के अंदर ये होता रहा कि एटम के बहुत ज़्यादा मॉडल प्रपोज होते रहे. लोग कहते थे कि ये एटम का मॉडल है, दूसरे कोई और कहता था कि ये एटम का मॉडल है. इस तरीके से बहुत से एटम के मॉडल दिए जाते रहे. ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज. जितने भी मॉडल्स थे उसमें एटॉमिक बिहेवियर हमें पता चलता रहा. कंट्रीब्यूटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज. इसमें हमें ये पता चलता रहा कि जो है कंट्रीब्यूटिंग टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज, यानी एटम का बिहेवियर किस तरह का होता है, एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह की होती है, मतलब एटम की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है. ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का है. तो हमें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एटम के बारे में बातें पता चलती नहीं, जिस तरीके से एटॉमिक मॉडल्स आ रहे थे. अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स आर. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल्स है ना, वो पहला जो है ये बता रहे हैं कि डेल्टन मॉडल है. पहला जो है वो डेल्टन मॉडल है. अब इस डेल्टन मॉडल के अंदर क्या होता है, इन 1803 द ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डेल्टन, 1803 एक टाइम पीरियड है, एक साल है, जिसमें क्या होता है कि एक ब्रिटिश का एक केमिस्ट होता है, केमिस्ट है, उसका नाम था जॉन डेल्टन. उसका नाम जॉन डेल्टन है. प्रेजेंटेड अ साइंटिफिक थ्योरी, उसने एक साइंटिफिक थ्योरी दी थी, उसने साइंस की थ्योरी दी थी ऑन द एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ मैटर. उसने एक थ्योरी दी जिसमें वो बताता है कि जो मैटर है, उसकी जो थ्योरी थी वो किस चीज़ पे बेस कर रही थी. वो बता रही थी कि मैटर जो है उसकी नेचर किस तरह की होती है. ठीक है, इसी तरीके से वो हमें ये बता रहा था कि जो मैटर है वो उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में वो बता रहा था कि मैटर एग्जिस्ट करता है और उसकी जो नेचर है वो इस तरह की होती है. मतलब मैटर की क्या क्या नेचर्स होती हैं वो बता रहा था, एग्जिस्टेंस बता रहा था कि मैटर एग्जिस्ट करता है. इसकी थ्योरी इस चीज़ के ऊपर बेसिकली बेस कर रही थी. दिस थ्योरी इज कॉल्ड द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी. ये जो थ्योरी थी इसको किसका नाम दिया जाता था, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया जाता था कि ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है. अच्छा, उसके बाद क्या है, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी आर एज फॉलो. इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी आर एज फॉलो. और इसकी थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे, मतलब एक जॉन डेल्टन ने एक थ्योरी दी थी, साइंटिफिक थ्योरी दी थी जो कि एग्जिस्टेंस एंड दी नेचर ऑफ दी मैटर के ऊपर डिपेंड करती थी. जॉन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम दिया जाता है. इसके मेन पोस्टुलेट जो थे थ्योरी के वो क्या थे, ये थे 4 पोस्टुलेट्स थे उसकी थ्योरी के. अच्छा, पहला जो ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. ऑल द एलिमेंट्स आर कंपोज्ड, और जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं वो किस चीज से बनी होती हैं, टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल से, छोटे छोटे पार्टिकल से वो बनी होती हैं. एलिमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं. इंडिविजिबल पार्टिकल्स यानी ऐसे पार्टिकल से बनी होती है जो डिवाइड नहीं हो सकते. तो एलिमेंट्स छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती हैं, वो पार्टिकल जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, और उन पार्टिकल्स को नाम दिया जाता है एटम्स का, उनको एटम्स का नाम दिया जाएगा. सेकंड, हमारे पास एटम्स ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल.
एटम्स ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट, जो पार्टिकुलर एलिमेंट है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, उसके जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब एक एलिमेंट की आप बात करें तो उसके जो एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होंगे, वो आइडेंटिकल होंगे। दे हैव द सेम मास एंड सेम वॉल्यूम, उनका जो मास होगा वो भी सेम होगा, उनका जो वॉल्यूम है वो भी सेम होगा। तो एटम्स, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स है वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होगा, उनका मास और उनका वॉल्यूम सेम होगा। अच्छा, थर्ड हम इसकी इनके जो थ्योरी है उसकी जो पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग दी केमिकल रिएक्शन, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, एटम्स कंबाइन, केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम कंबाइन करेगा, एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा। और सेपरेट भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, और रीअरेंज भी हो सकते हैं। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें एटम्स कंबाइन भी कर सकते हैं, वो एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकते हैं, और उनकी अरेंजमेंट भी हो सकती है कि वो रीअरेंज हो जाए, अरेंजमेंट उनकी मजीद बेहतर हो सकती है। दे कंबाइन इन सिंपल रेशियोज, और वो सिंपल रेशियोज के अंदर क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, वो कंबाइन अगर करते हैं तो किस में कंबाइन करेंगे, सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन करेंगे। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एटम्स को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ना एटम्स को आप क्रिएट कर सकते हो, ना एटम को आप बना सकते हो, ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब उसको आप तबाह नहीं कर सकते। तो इनकी ये थ्योरी है, इसके चार उन्होंने पोस्टुलेट्स बताए थे। वो पहली पोस्टुलेट के अंदर ये बताते हैं कि एटम्स क्या होते हैं। सेकंड के अंदर वो ये बताते हैं कि जो एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल है, उनका मास और उनका वॉल्यूम सेम है। थर्ड के अंदर वो ये बताते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके दौरान जो एटम्स है वो क्या कर सकते हैं, वो कंबाइन हो सकते हैं, वो सेपरेट हो सकते हैं, वो रीअरेंज हो सकते हैं, ये सारी चीजें। और कंबाइन इन सिंपल रेशियो, छोटी छोटी जो रेशियोज होती हैं, सिंपल रेशियो होगी उसमें कंबाइन करेंगे। 1:2, 1:2, 1:3, इस तरीके से जो रेशियो होती है उसमें कंबाइन करेंगे। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट, Dalton was able to explain quantitative results. Dalton was able to explain. अच्छा, Dalton ने क्या किया, उन्होंने quantitative results भी बताए that scientists of his time had obtained in their experiments. अच्छा, उनके जो टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कुछ क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स भी निकाले हुए थे, क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स निकाले हुए थे, तो डेल्टन ने वो रिजल्ट्स भी हमें बताए। had obtained in their experiments. He nicely explained the laws of the chemical combinations. जो chemical combination होती है उसके जो laws होते हैं वो भी डाल्टन ने बता दिए कि chemical combination है, chemicals आप उसमें combine करेंगे, तो उनके जो laws हैं वो भी इसने बता दिए। His brilliant work, इनका बहुत अच्छा काम था, became the main stimulus for the rapid progress of the chemistry. His brilliant work, इनका जो बहुत अच्छा काम है, became the main stimulus, इनका जो बहुत अच्छा काम है वो क्या बन गया, stimulus बन गया, became the main stimulus for the rapid progress of the chemistry. प्रोग्रेस ऑफ द केमिस्ट्री के लिए वो क्या बन गया, मेन स्टिमुलस बन गया ड्यूरिंग दी 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी थी, अब 19th सेंचुरी के अंदर इनका जो काम था, हिज ब्रिलियंट वर्क, उनका जो बहुत अच्छा काम था, बिकेम द मेन स्टिमुलस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द केमिस्ट्री, मेन स्टिमुलस फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द केमिस्ट्री ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी के अंदर जो केमिस्ट्री के अंदर प्रोग्रेस आई थी ना, उनके काम की वजह से आई थी, तो इनका बहुत अच्छा काम था। However, a series of the experiments that were performed in 1850, जो 1850 के अंदर जो series of experiments हुए थे, and beginning of the 20th century, और जो 20th century के start में हुए थे, ठीक है, clearly demonstrated that the atom is divisible. उन्होंने उन experiments ने बताया है कि जी ऐसे नहीं होता, जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो तो थोड़ी गलत है, एटम तो डिवाइड हो सकता है, एटम तो डिविजिबल है, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और इसके अंदर जो है कुछ पार्टिकल्स हैं और भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसमें प्रोटॉन्स मौजूद हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, तो एटम तो डिविजिबल है। तो जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो 1850 के अंदर हुए हैं और 20th सेंचुरी के स्टार्ट हुए हैं, तो उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को गलत साबित कर दिया। अब आगे जो है एक रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आ जाता है, और रदरफोर्ड ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था 1911। रदरफोर्ड परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एटम्स। अब ये आ रही है 20th सेंचुरी का स्टार्ट आ रहा है, ठीक है, उसमें फिर रदरफोर्ड आ जाते हैं, और रदरफोर्ड ने बताया कि जी नहीं, ऐसा मतलब जाहिर है कि एटम के अंदर जो है एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं, और फिर इनकी अरेंजमेंट क्या होती है, तो ये हमें रदरफोर्ड आगे बता रहे हैं बेसिकली।